ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं कि केडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है और अब उन्होंने बहुत कुछ विपक्ष को लेकर के कहा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का जिक्र करते थे तो मैं इसे चुनाव के रूप में नहीं देखता था। मैं मानता हूं कि ये लोग तीसरी शताब्दी के लोग हैं, ये तकनीक को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। बीजेपी से विकास पांडे जी, कांग्रेस से यामीन कादिर जी, सपा से जैनुल अख्तर जी और आपसे अभिषेक प्रताप सिंह का। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। हार गए हैं तो फिर इनका ये कहना है कि क्या वो मुसलमान हो गए, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी भी वहां से जीत गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने लल्लू सिंह को हराया है, तो फिर अब ये जो बयानबाजी है कि मुसलमान है, अयोध्या वासियों ने उनके साथ मतलब जिस तरीके से छल किया है, क्योंकि राम के नाम पर करके ये जो तैयारियां थी, ये जो वोट मांगे गए थे, वो काम नहीं आया। विकास जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्या काम आया क्या काम नहीं आया। जनता का जनादेश सर माथे होता है। कोई भी लोकतांत्रिक देश है उसमें जनता के जनादेश के हिसाब से ही निर्णय होता है और जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार को दिया है। इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। चिंता वो करें कि जिन्होंने इस देश पर 50-55 साल शासन किया और उसके बाद भी आज संघर्षरत हैं, वो चिंता करें। दूसरी चीज, जहां तक अयोध्या की बात रही, तो अयोध्या का विषय विशुद्ध रूप से अयोध्या की जनता ने को हम शायद समझाने में नाकामयाब साबित हुए। जनता को कुछ समझ में कुछ आया होगा जो हम शायद नहीं समझा पाए जनता को, इसलिए जनता ने हमें नहीं चुना। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि अगर यही बात मैं कहूं तो इटावा से आते हैं हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का पूरा खुलवा इटावा से आता है। आप दो बार इटावा की सीट हार चुके हैं, मुश्किल से इस बार सीट जीती है आपकी 2014 में, और 2014 में तो प्रदेश में सरकार थी इनकी, रत्ना जी, और सरकार के बाद आप इटावा हार गए। 2019 में भी आप इटावा हार गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि इटावा की जनता ने आपका बाइकआउट कर दिया था, आपको अपनी नेतृत्व में पहुंचा दिया, खत्म कर दिया? ऐसा नहीं है। राजनीति में हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं, लगे रहते हैं। इतना अति उत्साहित है इस समय समाजवादी पार्टी के लोग। आप इसके अति उत्साहितपन का आलम देखिए। तमाम जगह उपद्रव की खबरें आई, चाहे आपके जहां इमरान मसूद जीते हैं वहां का विषय हो, इकरा हसन जहां जीती है वहां का विषय हो। तमाम ऐसी जगह हैं जहां उपद्रव की पराकाष्ठा की है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब ये विषय समाजवादी पार्टी के लोगों का दिक्कत ये है कि अब ध्यान भटकाने का समय है। जैसे अभी तक लोकसभा के चुनाव में ध्यान भटका करके जनता का वोट लेने का प्रयास इंडी गठबंधन करता रहा है, सेम उसी तरह का इस पर भी आप ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, इससे पहले हम अयोध्या जीते हैं भाई, इससे 2014 में भी हम अयोध्या जीते हैं। तो ये कहना ना कहना, समाजवादी पार्टी से मेरा यही आग्रह है कि जनता ने आपको जनादेश दिया है, उसको पचाने की आदत डालिए, अति उत्साहित मत हो, यही मेरा आग्रह है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है विकास जी, इसी पर एक बड़ा सवाल यहाँ भी उठ रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी पहले जय श्री राम के नारे लगाते थे और अब जय जगन्नाथ के नारे लगाते, इसको भी लेकर के काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, काफी सवाल उठ रहे हैं कि अब वो नारा जो जय श्री राम का था वो चुनाव हारने के बाद जय जगन्नाथ में कैसे कन्वर्ट हो गया। विकास जी, अच्छा ये बताइए, भगवान जगन्नाथ किसके अवतार है बताइए मुझे, और भगवान राम किसके अवतार है और भगवान कृष्ण किसके अवतार है, जरा बता दीजिए मुझे। अब दिक्कत वही है कि अब हर चीज को मुद्दा बनाने की विपक्ष की आदत है, हर चीज को मुद्दा बनाने की। क्या भगवान जगन्नाथ सनातन धर्म के देवता नहीं है? आप बताइए ना, क्या भगवान कृष्ण सनातन धर्म के देवता नहीं है? क्या भगवान राम सनातन धर्म के देवता नहीं है? अब ये तो चिंता वो लोग करें कि जो दिन में कुछ कहते हैं रात में कुछ कहते हैं, पूरा दिन और रात की पिक्चर ही बदल जाती है। तो वो लोग आज जाकर के मोदी जी के स्टेटमेंट पर, मोदी जी के नारे पर, मोदी जी के अभिवादन पर सवाल और जवाब करने पर तुले हुए हैं। जरा गठबंधन की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को, रत्ना जी, कि जिनके गठबंधन में कितने गठबंधन है इसका अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल जितनी सीटें हैं उससे कम सीटें इनके पूरे गठबंधन की हैं। और साहब हमसे कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन कैसे चलेगा, हाय राम कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। अरे भाई, ये चिंता आपको नहीं करनी है। आप बड़े चिंतित हैं कि हमारी सीटें कम हो गई,
कम हो गई तो समीक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई, चिंता समीक्षा आपको करनी चाहिए कि जब इंदिरा गांधी लगातार 10 वर्ष शासन में रहने के बाद रत्ना जी 352 रिकॉर्ड सीटें लेकर के आती हैं, और अगले ही चुनाव 1977 में इंदिरा गांधी केवल 153 सीटें लेकर के आती है, केवल 153, लगातार 10 वर्ष के शासन के बाद। और लगातार 10 वर्ष के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी 2004 से 14 तक 206 सीटें लाती है, और अगले ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें रह जाती हैं 44। और लगातार हम 10 साल सत्ता में रहे रत्ना जी, और 10 साल सत्ता में हमारी 303 सीटों से 240 सीटें आई है, केवल 240 लेकिन सीटें। विकास जी, अभी जानू लगता जी ने ये बात कही है कि भले ही आप जीत तो गए हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं है। जिस तरीके का जो कॉन्फिडेंस था पहले कि हम 400 पार लेकर आएंगे और इंडी गठबंधन बहुत बुरी तरीके से हारेगा, और जिस तरीके से आप सीटों पर सिमट गए हैं, इंडी गठबंधन ने कहा था कि इतनी सीटें तो आप 300 भी पार नहीं कर पाएंगे, वो तो सच हो गया। तो अभी सरकार बन रही है, लेकिन जैसे चंद्रबाबू नायडू की बात कही जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, तो उन्होंने मंत्रालयों की बात की है, 4 मंत्रालय तो नीतीश कुमार ने ही मांगे हैं। तो ये इस पर तो सवाल उठेंगे ना विकास जी, क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि बिना दल के सपोर्ट के तो ये सरकार बनने से रही, क्योंकि सरकार तो गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप मानते तो है ना कि आपकी भी, अभी तक ये कहते थे कि एक अकेला आदमी खड़ा होकर इंडिया अलायंस के जो अपोनेंट है लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। तो ये इंडिया अलायंस का कहना है कि हम हारे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लोकतंत्र का अहंकार था कि हम लोकतंत्र बदल देंगे, और हम, ये हमारी लड़ाई थी कि जो अहंकार था उसको तोड़ना, वो तो करने में ये कामयाब रही ना विकास जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रत्ना जी, कि मैं एक छोटी सी कहावत आपके यहाँ पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट किए होगा। जी, साथी हमारे भूल जाते हैं, और इनमें से ही साथी बैठे हुए थे उस डिबेट में। 2 छात्र एक मोहल्ले में तैयारी करते हैं एग्जाम की। एक छात्र मुश्किल से ग्रेस मार्क लेकर के 3rd डिवीजन पास होता है, और पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़े जश्न, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा, दुनिया भर का जश्न मना डालता है, पूरे मोहल्ले को मिठाई खिला देता है। और एक छात्र जिसे ये उम्मीद थी कि वो मेरिट में आएगा और पूरे देश प्रदेश में टॉप करेगा, अपने जिले में टॉप करेगा, वो छात्र अगर डिक्टेशन मार्क से पास होता है, और उसके बाद उसे वो धक्का लगता है कि वो चुपचाप बेचारा बैठ जाता है। तो मुझे यही स्थिति आज कुछ लग रही है इंडी गठबंधन की। अरे भाई, सवाल और जवाब इस पर भी होना चाहिए। मैंने उदाहरण के सहित रत्ना जी बताया, और मुझे लगता है आपको ये बात छोटी लगती होगी कि इस देश में नेहरू जी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जी विकास जी, तीसरी बार। जी विकास जी, इसी पर जवाब देना चाह रहे हैं अभिषेक जी। विकास जी, हमारा जवाब रहा। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी। विकास जी, रत्ना जी, पूरी बात आ गई जी, उनकी बात पूरी हो गई, लेकिन विकास जी अब मैं इसी अति उत्साह की बात कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग बड़े उत्साहित हैं। जी, ये जो प्रवक्ता थे, मैं करेक्ट कर दूं, ये प्रवक्ता हमारे आप पार्टी के थे, अभिषेक जी। विकास जी, अभिषेक जी आम आदमी पार्टी के, इन्हें तो चूना लगा गई कांग्रेस पार्टी, इनकी तो बात ही मत करिए, इन्हें तो चूना लगा गई। अब इनकी मजबूरी हो गई है कि ये परमानेंट अब इंडी गठबंधन के खूंटे से बने रहेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत बुरी तरह से आप उसके लिए बिल्कुल और ये बात मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला भाई, डरो मत ना। यही तो दिक्कत है कि आप जीत जाओगे तो भी डरोगे, हार जाओगे तो भी डरोगे। ये डर खत्म करिए भाई, अब डर खत्म करिए, निवेदन है मेरा आपसे भाई। अब डर किस बात का भाई, आप मत डरिए, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है रत्ना जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट मिला है। आपको मालूम होना चाहिए, सीटें समाजवादी पार्टी से कम जरूर हैं, लेकिन अगर जनता के दिलों की बात करें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का वही स्थान कायम है जो जनता के दिलों में बना हुआ था। आज भी जनता के दिलों में मोदी जी बसते हैं। हमें 62-68 लाख वोट यूपी में समाजवादी पार्टी से ज्यादा मिला है, 68 लाख वोट। छोटी मोटी बात नहीं है, ये इन्हें नहीं समझ में आएगी। ये वो लोग हैं, अभी हमसे कह रहे थे कि हमने अयोध्या के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा, पूरे देश में। हाँ, हमने मांगा अयोध्या के नाम पर पूरे देश में वोट, लेकिन हमने शाहबानो केस की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह पूरे देश में शाहबानो केस के लिए वोट नहीं मांगा।
अपने गिरेबान में कोई झांकने को तैयार नहीं है। मत झांकिए, ये एक जीत पे इतराइए मत। भारतीय जनता पार्टी हम 2 सीटों से चल करके सब तय करके यहाँ आए हैं। मैं फिर कहता हूँ रत्ना जी, ये बहुत छोटी बात नहीं है। वो भूतकाल की बात नहीं करना चाहते, वो भविष्य की, क्योंकि भूतकाल में इन्हें मालूम है कि बहुत छेद है। इन्होंने इतनी गलतियां की कि जनता इन्हें वापस सरकार में लाने को तैयार नहीं है। बहन मायावती का 12-13% वोट डाइवर्ट हुआ इनकी तरफ से, इनकी तरफ, इसलिए इनका ये आज इतना बोल पा रहे हैं, केवल इसलिए। ये क्या ये समझते हैं ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, ये देश आपके हिसाब से नहीं चलता, ये देश अपने हिसाब से चलता है। जनता ने जो मैंडेट दिया उसे स्वीकार करिए। मेरा आग्रह है इंडी गठबंधन से कि इतना मत इतराइए कि जनता आपकी बार आपको बहुत नीचे ले जाकर के छोड़े। ठीक है विकास जी। जी, बाकी के पैनलिस्ट ने जिस तरीके की बातें कही हैं बीजेपी को लेकर के और जो हार को लेकर के है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? और दूसरी बात, जिस तरीके का उत्साह रहा था पहले, अयोध्या की सीट की बात की जा रही है क्योंकि 4 जून के बाद से तो बाकी सीटों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अयोध्या की सीट बार बार सामने आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हारे सिर्फ अयोध्या से नहीं है, पूरे देश में हारे हैं। विकास पांडे जी। नहीं देखिए, बात ये नहीं है हम पूरे देश में नहीं आ रहे, हम कुछ नहीं अयोध्या के नाम पर जिस तरीके के वोट डालेगी उस जो विपक्ष का कहना, जी मैं उसकी बात कर। देखिए विपक्ष का फिर वही मैंने अभी आपको बताया, दिक्कत यहीं पे है कि आपको ये अभी इस चीजों को समझने की जरूरत है कि तीसरे टर्म की सरकार बड़ा जनता के बीच उसको लेकर के जाना और सरकार बनाना बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कई जगह किया। दूसरी चीज, अभी ईवीएम का राज भी रत्ना जी आपने सुना होगा। मुझे तो लगा ईवीएम बच जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे ईवीएम फिर कटघरे में खड़ी होने लगी। ठीक है, ईवीएम पे इनका अपना स्टैंड है, लेकिन वही स्टैंड मुझे लगता है कि राहुल गांधी को रायबरेली छोड़ देनी चाहिए, इस बात का बहिष्कार करना चाहिए। व्हाई नॉट रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज, ये सारी सीटें छोड़ देनी चाहिए। इन राजनीतिक दलों को सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए कि हमने ईवीएम से जीते हैं ये चुनाव, इसलिए हम इन सीटों से छोड़ रहे हैं। आप ये क्या बचकाना सवाल नहीं है रत्ना जी, आप बताइए मुझे ईमानदारी कि वही ईवीएम कर्नाटक में ठीक है, वही ईवीएम तेलंगाना में ठीक है, वही ईवीएम हिमाचल में ठीक है, वही ईवीएम मैनपुरी में ठीक है, कन्नौज में ठीक है, रायबरेली में ठीक है, वही ईवीएम ठीक है, लेकिन वही ईवीएम जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत रही है वहां ईवीएम को आप दोष देने लगते हैं। ये बहुत शर्मनाक विषय है जो विपक्ष के प्रोपेगेंडा का नजरिया जाहिर करता है कि विपक्ष का नीतियों से, विपक्ष का जनता से जुड़ने का कोई सरोकार नहीं है। उनका सरोकार है एन केन प्रकारेण सत्ता में आना, सत्ता में बने रहना और सत्ता की मलाई खाना। केवल यहीं तक विपक्ष सीमित है रत्ना जी। बहुत बड़ी बात है ये कि आज हम एनडीए तीसरी बार सरकार में है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी नेहरू जी के बाद इकलौते ऐसे नेता होंगे जो इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मैं फिर कहता हूं आपको कि आप ये बात आपको अच्छी बात है, आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही एक तरफ आप बात करिए कांग्रेस पार्टी की, यही एक तरफ बात करिए आप आम आदमी पार्टी की। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि साहब पूरे जनता ने हमें हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई आपके साथ क्या किया? आप तो पंजाब में नेतृत्व में चले गए, दिल्ली में आप पुनः 0 आया है आपका, आप बताइए ना, आपका तो पुनः 0 आया है, रिपीटेड 0। ये बड़ी बात होती है, लेकिन किसी का कोई इनमें हिम्मत नहीं है जो अपनी हार की समीक्षा कर सकें। इसीलिए बार बार कहते हैं कि हम समीक्षा करें। हाँ, हम में वो कुव्वत है और हम में वो काबिलियत है कि हम अपनी हार और जीत दोनों की समीक्षा करने में विश्वास रखते हैं। हम वो करेंगे। 2027 आपको इस बात का प्रमाण देगा रत्ना जी। पूरा देश जैसे मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ चला, वैसे ही 2027 में चलेगा, ये देखिएगा। ठीक है विकास जी। मंगलसूत्र, माँ से मछली, माँ से मटन, मतलब यही। अब माँ बहन की गालियां बची देने के लिए मोदी जी को, वो बची। तो आप सरकार बनाइए, मुबारकबाद, लेकिन आप समीक्षा करिए ना कि आखिर क्यों जनता आपको नकार रही है। रही बात, आप ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में जब अमेरिका जैसा देश बैलेट पेपर से चुनाव कराता है तो आपको चुनाव कराने में क्या दिक्कत? क्या अमेरिका एक सुपर पावर, उसके पास ऐसे वक्तव्य नहीं नहीं है, उसके पास लोग नहीं है। आप इसकी तो करिए और उसके बाद आप बात करिए। चलवाई सही किया, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न था,
लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा था कि जवाहर बाग में लॉ एंड ऑर्डर नहीं याद आया आपको। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश जी का सजाती लॉ एंड ऑर्डर की बात आप ना करें तो अच्छा है। आपकी बात तो बीच में नहीं बोला था ना, आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है। आपके मोदी जी की अगर समीक्षा की जाए ना, किसी देश में अभी तक कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हुआ है। उसी आज के जैसे लोग लेते हैं और वो भी टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। वो झूठ आप बोल रहे हैं, आप भी मान जाइए कि कैसे झूठे लोगों को जनता अब अपने सिर माथे पर नहीं बिठाएगी। झूठ के दम पे आपने खुद राज किया, अब जनता आपको नकार चुकी है। किसी कार्यकर्ता ने, किसी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चला भारतीय जनता पार्टी का, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लिख करके रख लीजिए आप। जो आपके तो प्रवक्ता ये कहते हैं डिबेट में बैठ करके कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, सही किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठ करके ऐसा वक्तव्य देते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है जो आज जनता के सामने धीरे धीरे उजागर होगा। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भी 33 सांसद जीते हैं, एनडीए की हमारी सरकार बन रही है। कहीं ऐसा हुड़दंग हुआ हो जैसा संभल में हो रहा है, और जैसा आपके इकरा हसन जहां से जीती वहां हो रहा है, जहां इमरान मसूद जीते हैं वहां हो रहा है। जहां सहारनपुर में और इकरा हसन की जगह ऐसा आप नंगा नाच कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये होता है जीतना पचाना। ठीक है, जनता सब देख रही है और जनता आगे निर्णय करेगी। चुनाव 5 वर्ष में दोबारा भी आते हैं श्रीमान जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़कर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा कि 4 जून